जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग टेलीविजन पे करते हैं तो जनता वो देखती है। ठीक है सौरभ जी, मैं टोक मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सौरभ जी मैं टोक चुकी हूँ। ठीक है दीपक जी, जल्दी से काउंटर रखिएगा इसका। पूर्णिमा जी देखिए, कोई स्टूडियो में बैठ के जबरदस्ती दादागिरी करे तो अच्छी बात नहीं है। दीपक जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और आप भी स्टूडियो में सादर आमंत्रित हैं, बहुत दूर नहीं रहते हैं आप। बस फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, काउंटर है तो वो रखिए ना सर। तो भाजपा के जो संसद के चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के नेता ज्योति मिर्धा क्यों कहती हैं, बताइए, देश के अंदर राजस्थान में जाके नागांव से क्यों कहती है कि आप हमको इतना जिता दीजिए, हम संविधान में बदलना चाहते हैं, मोदी जी की ताकत बनना चाहते हैं। मोदी जी क्यों ऐसे लोगों को खुलेआम इजाजत देते हैं, बताइए देश को। और ये जो लोग यहाँ पे बैठ के नेहरू गांधी की बात, तो मतलब आप बीजेपी के नेताओं से इंस्पायर हो रहे हैं? नहीं, बीजेपी के नेता से क्या, बीजेपी के नेता देश तो नहीं चला रहे हैं क्या? हाँ। नरेंद्र मोदी नहीं तो आप इंस्पायर हो रहे हैं उनसे? मोदी जी के लिए प्रेम, बीजेपी के नेताओं के लिए प्रेम उमड़ रहा है आपके मन में? अब आप सवाल क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा? अरे सर, आप जवाब क्या दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है क्या? आप जवाब क्या दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है क्या? नेता संविधान में संशोधन बदल नहीं सकते, सरकार बताइए कि भाजपा सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा बयान दिया क्या? सौरभ, दीपक झा, अपना सवाल रिपीट कर देती हूं और शायद आपको मेरा सवाल समझ में आ जाए। अगर संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव संभव नहीं है तो क्यों विपक्ष बार बार संविधान खत्म कर दिया जाएगा का राग अलाप रहा है? क्यों भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है? वन नेशन वन इलेक्शन, संविधान खत्म होना, हाँ। दो अलग अलग बातें दीपक जी। और आपकी नॉलेज पर मुझे संशय है नहीं, मुझे आपकी नॉलेज पर संशय नहीं है, इसीलिए मुझे मेरा मन बदलने के लिए मजबूर मत करिएगा। सुनिए, अब बीच में बोलते हैं तो फिर बोलने में मजा नहीं आता। बात है कि जब आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो कैसे होगा? संविधान को आप बदलेंगे तभी तो होगा। संविधान को आप किस तरीके से? दीपक जी, संशोधन थोड़ी देर पहले आप जनता जनार्दन को संशोधन का मतलब बता रहे थे और संविधान खत्म होने का मतलब बता रहे थे। मैं वही बता रहा हूं कि इस देश के अंदर जब संविधान संशोधन किस तरीके से भाजपा करेगी, तो संविधान संशोधन तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे के पूरे बहुमत इनके पास, जब 400 सांसद होंगे लोकसभा में और 200 प्लस होंगे राज्यसभा में, तब ये बदलाव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाजपा के पास मेन मुद्दों की कमी हो गई है। आपने महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, आप रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। आप मोदी जी से कल ही महंगाई दर को लेकर सर मैंने खबर पढ़ी है, उसके परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, मैंने ही खबर बताई थी। देखिए गरीब आदमी को परसेंटेज से मतलब नहीं होता। गरीब आदमी जो दूध लेता था, आप उस गरीब आदमी को अज्ञानी समझते हैं फिर, और अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं। उस गरीब आदमी को आप अज्ञानी समझते हैं, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेट करते हैं। आती हूँ दीपक जी, रखिएगा अपने काउंटर्स तैयार सर प्लीज। दो मेहमान और हैं, उनके पास जाते हैं, फिर आती हूँ आपके पास, फिर आती हूँ सर। और मेरे उसी सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मूलभूत ढांचे में बदलाव संभव नहीं है तो क्यों आप लोग इसका राग बार बार अलापते रहते हैं? मैं आती हूं आपके पास, विपिन जी आपके पास शुरुआत करते हैं, फिर परविंदर सेठी जी आती हूं आपके पास। विपिन जी, कुल मिलाकर इस नैरेटिव के जरा मुझे मायने समझाइए, क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको लगता है कि दलितों पिछड़ों के वोट के लिए ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश, विपक्ष वहां पर अपने आप को मजबूती के साथ सेट करने की कोशिश कर रहा है? और पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा आकर कि खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान में बदलाव नहीं होगा। तो फिर ये नैरेटिव क्यों बार बार, और आधार क्या है इसका? हर एक मंच से स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को जताया जा रहा है, उनके खुद के नेता उनको जता रहे हैं कि आप मंथन करें, आपको अगर दोबारा देश की आवाम के दिलों में जगह बनानी है तो आपको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और जो आपका नैरेटिव है, मैं उसको फेक या उसको पॉजिटिव नहीं बोलूँगा, वो जनता के विवेक पे छोड़ देते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पर रणनीति का अभाव है और ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब और खुद के नेता उनके सेल्फ गोल्स कर जाते हैं। और ये जो बात बोली जा रही है संविधान, हर एक मंच पे उनके नेता, उनके प्रवक्ता आके बोलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इनटॉलरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर तो वो क्यों भूल जाते हैं कि 1975 से लेकर 1977 का दौर, वो क्या कोई हमारे देश के इतिहास से उसको हम मिटा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इस समय वर्तमान के दौर में हम चाहते हैं हमारा विपक्ष मजबूत हो, भले ही
दो बड़े चुनावों में 2014 के और 2019 में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जनता ने उनको नकारा है। लेकिन समझदार उसको कहते हैं जो अपनी रणनीति में बदलाव लाए, जनता की नब्ज को समझे और मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, बुलंद आवाज। लेकिन यहां पर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है, जो पिक्चर सामने दिख रही है, तो वो ये दिख रही है कि ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, इनकी रणनीति में भी अभाव है, कंफ्यूज भी है और रिलक्टेंसी। मतलब इसका मतलब बड़े सरल भाषा में आपके दर्शकों के लिए बताएं कि यहां पर वो आधे अधूरे मन से अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या बाजी मार पाएंगे, क्या जीत दर्ज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बात करें, आप सरकार का विरोध करें, ये आपसे अपेक्षा करी जाती है, लेकिन यहां जहां पर कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, बहुत जरूरी बात मैं बोलूंगा आप कि यहां पर एक तरफ अगर आप ऐसा नैरेटिव दें कि सेना पिट रही है, मुझे तो ये शर्म आती है। मैं एक फौजी का बेटा हूं, फौजी खानदान से आता हूं, फौजी का भाई हूं, फौजी का पोता हूं, तो आप खुद समझें कि यहां पर मुझे कैसा महसूस होगा। बाकी लोगों को तो आप छोड़ें, लेकिन यहां पर अगर आप हमारा देशवासियों का ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फौज का मनोबल 7वें आसमान पर रखें। और यहां पर अपने अंदरूनी हमारी अंतर्कलह हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहां पर विदेशी ताकतों को और खासतौर पर विदेशी मीडिया को मौका न दे कि हमारे को नीचा दिखाएं। और यह बात है, निश्चित बात है, कोई राम राज्य नहीं आ गया, अभी चुनौतियां बेशुमार है। और वही बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हम लोग देश इंतजार कर रहा था कोई ऐसा उपचार आए, रोकथाम आए कि ये निजात पा पाए सदी की सबसे बड़ी महामारी से। लेकिन जब टीकाकरण आया, जिसका श्रेय महान वैज्ञानिकों को जाता है, वहां पर अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी। तो ये देश सब देख रहा है। ठीक है, इस समय रणनीति में कांग्रेस पार्टी बदलाव लाएगी, तो ये स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसने बड़े महानुभाव दिए। लेकिन बदलाव लाएगी या नहीं, ये तो कांग्रेस के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है ना सर, कि ऐसा चाहती है वो करना या नहीं करना चाहती है, आकलन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, या फिर वही राग बार बार अलापना चाहती है। ये बाय चॉइस कांग्रेस की चॉइस है। लेकिन परविंदर सेठी जी आपके पास, क्योंकि बार बार एक तरीके से संविधान को खत्म करने का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस नैरेटिव पर आपका क्या टेक है? सबसे बड़ी बात यह है कि खतरे में कौन है असल मायने में? खतरे में आज की तारीख में संविधान नजर आता है, या जैसा कि विपिन सर कह रहे थे, ग्रैंड ओल्ड पार्टी? खुद ये पार्टियां अपने वजूद को इस वक्त खतरे में देख रही हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को देश के ऊपर राज करते हुए, उनका पैरामीटर सेट है कांग्रेस के ऊपर भी। कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार है, हम कम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस किसी चीज का पैरामीटर नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस ने गलत करा तो उन्होंने देश की जनता ने एकदम अलग ले जाके खड़ा कर दिया। जिस पार्टी की 400 सीटें आई थी, आज वो 40-45 सीटों पे सिमट कर बैठ गई है। अगर आप भी वही काम करेंगे तो आपका भी यही हाल होगा, आपका भी यही हर्ष होगा। दूसरी बात, अगर मैं कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेता को आकर ये बात कहनी पड़ी कि भी हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हर प्लेटफॉर्म पे ऊपर आकर कहते थे हम आएंगे तो सेकुलरिज्म खत्म कर देंगे।